गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। तो विजुलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना। ठीक है, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। क्या है? एकदम सरल है। ठीक है, इजी है। लेकिन एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है? एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है? कैसे संभव है? ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। यानी राष्ट्र को एक नया चेहरा देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी के 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने ऐसा करके उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर देखते हैं, दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो उन्होंने देश को या राष्ट्र को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो या व्यक्ति के रूप में उनकी व्याख्या की हो या प्रस्तुत किया हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। किसमें? फीमेल फिगर में। ठीक है, नारी के रूप में राष्ट्र को क्या है? प्रस्तुत किया या उसकी आकृति दी। उसके बाद देखते हैं, राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए, यानी कहने मतलब राष्ट्र को एक नया रूप देते हुए, नई आकृति देते हुए, जिस नारी को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यानी कि जानी मानी कोई महिला थी नहीं। अगर उसका रूप दिया गया तो यानी काल्पनिक रूप से कह सकते हैं हम। ठीक है, यह तो राष्ट्र को अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। यानी किसी ने अमूर्त चिंतन को क्या है, एक काल्पनिक दृष्टि को क्या है, अपनी सोच के थ्रू एक नई आकृति दी, जो कि राष्ट्र के रूप में एक महिला फिगर की। ठीक है, या कह सकते हैं फीमेल फिगर, यानी एक महिला का रूप दे दिया राष्ट्र को। ठीक है, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। एलोगोरी यानी रूपक। ठीक है, एलोगोरी का मतलब ये भी ले सकते हैं जब किसी अमूर्त विचार को, यानी कोई विचार मस्तिष्क में आए नहीं, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़े किसी भी चीज़, जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, इनका भी क्या है, प्रभाव ना पड़े। अमूर्त चिंतन कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जा सकता है इसको, किसी भी काल्पनिक दृष्टि के थिंकिंग विचार से। ठीक है, एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। ठीक है, तो उन दोनों के रूप में क्या है, इसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर तो लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए, एक रिपब्लिक के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो सभी एकजुट होकर, और एक 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या है, जैसे फ्रेडरिक सोर्यू ने स्टार्टिंग में एक काल्पनिक दृश्य बनाया था, इसी प्रकार क्या है, यहाँ के कलाकारों ने क्या किया, एक राष्ट्र को क्या है, एक नई रूपरेखा दे दी। महिला
की आकृति देकर, ताकि लोग इसके पीछे क्या है एकजुट होकर स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए लड़े, एकजुट हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए और रिपब्लिक गणतंत्र के लिए जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नारी की, ठीक है, एक नारी की रूपक का प्रयोग किया गया था। यानी कहने मतलब एक फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी महिलाओं को, महिला का एक रूप देकर, राष्ट्र का एक महिला का रूप देकर वहाँ पर क्या फीमेल आकर थी, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी। ठीक है, वो अमेरिका को दी गई थी, वो फ्रांस की ही देन है पहले। ठीक है, तो वो भी एक, ठीक है, इस प्रकार एक नया रूप, छवि दी गई राष्ट्र की, जो कि महिला के रूप में। इसी प्रकार इंडिया में देखें तो इंडिया में भी भारत माता की छवि है। एक काल्पनिक सोच थी जो कि राष्ट्र के सभी लोग एकजुट हो जाए, इसमें जुड़े। कोई विशेष तो पहचान नहीं थी उस महिला की, लेकिन बाद में उसको मिल गई। ठीक है, सभी लोग भारत माता के नाम पर आगे आ रहे थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। ठीक है, अगर देखें इन आदर्शों को विशेष वस्तु या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। ठीक है, स्पेसिफाइड सिंबल या प्रतीक चिन्हों के रूप में क्या इनको प्रस्तुत किया जा रहा था साथ में, इन आदर्शों को। फिर उसके बाद देखें वो क्या क्या थे, अब इसमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एज यू रिमेंबर, आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था। स्वतंत्रता का प्रतीक रेड कैप, लाल टोपी। ठीक है, उसके बाद टूटी हुई जंजीर है इंसाफ के लिए। ठीक है, फॉर जस्टिस। और ब्लाइंड फोल्डेड जो महिला है, यानी आंखों पर पट्टी बांधी हुई एक महिला है, दिखाई गई है, पर तो वो तराजू लिए, वो किसका प्रतीक है, कानून का। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, स्वतंत्रता का, जस्टिस, न्याय का, कहना मतलब स्वतंत्र जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो रेड कैप और टूटी हुई जंजीर का प्रतीक दिखाया गया है। न्याय के लिए क्या है, जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई, हाथ में तराजू लिए एक महिला का आकृति दिखाई गई है, स्टैचू, मूर्ति, तो वो किसका प्रतीक है, कानून का। ठीक है, न्याय का। तो ये प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है, दर्शाया गया है। उसके बाद देखें, इसी प्रकार देखें तो नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। कौन सी सदी में, 19वीं सदी में किया था। राष्ट्र का एक नई पहचान के रूप में महिला को प्रदर्शित किया गया था, एक रूपक के रूप में लोगों को सामने रखा गया। और इसी प्रकार फ्रांस देखें तो फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। क्या नाम दिया गया, ये रहा मारियान। ठीक है, दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। ठीक है, लोगों को एकजुट किया और उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक थे, जो कि रेड कैप, ट्राई कलर, कहने मतलब लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी, कॉकेड होती है कलंगी। तो ये उसके क्या है, सिंबल थे। ठीक है, उसके बाद स्टैचू ऑफ मरियान देखें तो मरियान की जो प्रतिमा थी सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, ताकि लोग आते जाते उससे देखें और
उसको उनको याद रहे हमें किसके लिए लड़ना है, राष्ट्र के लिए, ठीक है, एकजुट होना है। और ताकि उनको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की याद भी आती रहे, ठीक है। फिर आगे देखें, मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी, ठीक है। मरियान की छवि है वो किस पे की गई थी, डाक टिकटों और कॉइन सिक्कों पर भी, ठीक है, ताकि लोगों के हर जगह याद आता रहे, ठीक है। लोग एकजुट हो जाए, किसके प्रति लड़ना है, राष्ट्र के प्रति लड़ना है, एकजुट हो जाए, तो लोगों को क्या है, याद आते रहे प्रत्येक पल, एनी टाइम। उसके बाद देखिए, इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। जो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक बन गई, उन्होंने वहाँ पर जर्मेनिया को प्रदर्शित किया, जो महिला किया करती थी। उसके बाद वहाँ देखें तो विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन किया था जो जर्मेनिया का वहाँ, तो जर्मन राष्ट्र में, तो वहाँ देखें जर्मेनिया बलूत वृक्ष, जर्मेनिया बलूत वृक्ष और के पत्तों का मुकुट पहनती थी, जो कि क्राउन, ठीक है, जो कि ओक लीव्स होती है उनकी, उनका ताज बनाकर क्या है वो पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। क्या था, जर्मन का हीरोइज्म यानी वीरता का प्रतीक था। तो सारे क्या है, एकजुट होकर वीरता के लिए लड़ रहे थे, अपनी वीरता प्रदर्शित कर रहे थे राष्ट्र के प्रति, ठीक है। और एलोगरी पहले बता दिया था, रूपक होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, जो प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, एक टेबल है तो उसके रूप में देख लेते हैं। तो पीछे दिया गया है ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन किसका प्रतीक है, आज़ादी मिलना। और बाज छाप कवच, ब्रेस्ट प्लेट होती है जो कि कवच, छाती का कवच बोल सकते हैं, चेस्ट का। तो ये जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति का संकेत था। फिर बलूत पत्तियों का मुकुट अभी पड़ा था, ओक लीव्स का क्राउन, वो किसका प्रतीक था, वीरता का, बहादुरी का। उसके बाद तो स्वॉर्ड तलवार है, मुकाबले की तैयारी के लिए तैयार हैं, लड़ाई के लिए। फिर आगे देखें तो तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, ठीक है, ओलिव होता है जैतून का पेड़, उसकी शाखाएं क्या है, लिपटी होती है तलवार पर। तो इसका मतलब क्या है कि शांति की चाहते हैं, इच्छा रखते हैं शांति की। फिर काला लाल सुनहरा तिरंगा, ट्राई कलर जिसको बोलते हैं। तो 1848 में ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसने जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंध घोषित कर दिया था। ड्यूक्स ने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था जिस पर, तो वो उनका क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक बन गया, ट्राई कलर का जो तिरंगा था। फिर उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग का शुरुआत, ठीक है, नए युग की शुरुआत। तो ये सारे क्या है, प्रतीक चिन्ह थे।